नमस्कार दोस्तों, मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि नीरज शादी करने के लिए बांद्रा कोर्ट में जाता है। अब वह शादी करके घर वापस आ चुका है। घर पर प्रिया, नीरज और परवीन बैठे हैं। परवीन किचन में जाता है, मिठाई का डब्बा लाता है और प्रिया और नीरज को मिठाई खिलाता है और उन्हें शादी का मुबारकबाद देता है। प्रिया भी परवीन को मिठाई खिलाती है। तभी वहाँ एक लड़की आती है। वह कहती है, साहब डेकोरेशन का सामान लेकर आ गई हूँ। तब परवीन कहता है, ठीक है, उस रूम में जाओ और उसे अच्छी तरह से सजाओ। और तुम्हें पता है सुहाग रात का सेज सजाना है, तुम्हें आता है सजाने क्या? तब वह बोलती है, साहब कैसी बातें करते हैं आप, मैं बिल्कुल ही एक्सपर्ट हूँ इसमें। दूर दूर से लोग मुझे बुलाने आते हैं सुहाग रात का सेज सजाने के लिए। तो प्रवीण कहता है, अच्छी बात है, ठीक है जाओ। तब वो बोलती है, साहब मुझे एक आदमी की ज़रूरत पड़ेगी मदद करने के लिए। तो प्रवीण उसके साथ जाता है। चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। दोनों उस रूम में जाते हैं जिसे सजाना होता है। वो लड़की फटाफट रूम को सजा देती है और सुहाग का सेज भी बहुत अच्छी तरह से सजाती है। परवीन खुश हो जाता है। वह बोलता है, अलखनंदा तुम वाकई में बहुत एक्सपर्ट हो सुहाग रात का सेज सजाने में। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हो गई क्या? मेरी शादी के बारे में मत पूछिए साहब, मेरी कहानी बहुत ही डेंजरस है। मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा तो आप हिल जाइएगा, इसलिए मैं सुनाऊंगी नहीं। मेरा काम खत्म हो गया है, मेरा बख्शिश दीजिए और मैं जाती हूँ। परवीन कहता है, अच्छा ठीक है। वो 1000 रुपया अलखनंदा को देता। दोनों बाहर आते हैं। अलखनंदा वो रुपया दूल्हा दुल्हन के ऊपर घुमा करके पास में रखती है। आप बहुत किस्मत वाला है, आपकी दुल्हन बहुत खूबसूरत है, एकदम हीरोइन की माफी। भगवान आप दोनों की जोड़ी सदा सलामत रखे, लंबी उम्र दे। और उसके बाद वह जाने लगती है। तो परवीन कहता है, अलखनंदा एक काम और कर दो तुम। बोले ना साहब, प्रिय भाभी को उस रूम में जाके छोड़ दो तुम, फिर चली जाना। अच्छा साहब ठीक है। वह प्रिया को लेती है और जाकर के उस रूम में छोड़ती है और चली जाती है। अब नीरज और परवीन आमने सामने बैठे एक दूसरे को देख रहे हैं। परवीन कहता है, नीरज तुम्हारी शादी तो हो गई, अब अपना वादा पूरा करो। ये सुनते ही नीरज का दिल धड़कने लगता है। वो घबरा जाता है, डर जाता है। उसका दिल जैसे जोर जोर से चीख कर कह रहा है, नहीं नीरज ऐसा मत करना, ऐसा मत करना नीरज, बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन नीरज सोचता है कि इस आदमी ने अपना वादा पूरा किया, मेरी शादी करा दिया, तो मुझे भी अपना वादा पूरा करना ही होगा। अब चाहे परिस्थितियां जो भी हो। कुछ सोच समझ कर फिर वह परवीन से कहता है, ठीक है जाओ। परवीन वहां से उठता है और जहां प्रिया सुहाग सेज पर दुल्हन बनी बैठी है वहां वो जाता है। दरवाजे के पास पहुंचकर परवीन पलटता है, नीरज की ओर देखता है, मुस्कुराता है और दरवाजा बंद कर लेता है। जैसे ही परवीन दरवाजा बंद करता है, नीरज दोनों हाथों से अपना सर पकड़ता है और पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगता है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। ये कैसी परिस्थितियां उसके सामने खड़ी हो गई किसको वह कुछ नहीं कर सकता। वो रोना चाहता है, चीखना चाहता है, चिल्लाना चाहता है, लेकिन ऐसा कर नहीं सकता। वो अपना सर दीवारों पर पटक पटक कर फोड़ देना चाहता है,
लेकिन वो भी वो नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई ये उसी की वजह से हुई है। वो अपनी गलती को समझता है, फिर रोता है, भगवान को शिकायत करता, भगवान इतना सजा मुझे दोगे और क्या क्या सजा दोगे मुझे, भगवान क्या क्या सजा दोगे। दुनिया में ऐसा कभी होता है क्या कि शादी मैं करूं, दुल्हन मेरी, और सुहाग रात कोई और मनाए? ऐसा होता है भगवान? ऐसा होता है? ये कौन सी गुनाह की सजा मुझे तो दे रहा है ऐसा? वो चाह कर भी खुलकर रो नहीं सकता, सिसकता है, अंदर ही अंदर तड़पता है, जाकर सोफे पर बैठ जाता है और एक टक दरवाजे की तरफ देखता है। देखने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकता, और वो समझ रहा है कि दरवाजे के उस पार उसकी दुनिया लूटी जा रही है, उसकी जिंदगी बर्बाद की जा रही है, और वो चुपचाप तमाशा देख रहा है, कुछ भी नहीं कर सकता है वो, कुछ भी नहीं। ये कैसी व्यवस्था है उसकी, कैसी व्यवस्था है। उसकी आंखों से झर झर आंसू बह रहे हैं, सूख रहे हैं, एकदम उसका चेहरा पत्थर सा हो गया, जैसे मुर्दानगी छा गई चेहरे पर। वो रात भर दरवाजा देखता रहा और इस तरह से रात गुजर जाती है। सुबह दरवाजा खुलता है, परवीन बाहर निकलता है, नीरज के पास आता है और कहता है, तुमने अपना वादा पूरा किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं घर जा रहा हूँ, फ्रेश होकर फिर आऊँगा और फिर कोई नई योजना बनाऊँगा, कोई प्रोग्राम बनाऊँगा। वो चला जाता है। नीरज खुन्नस भरे नजरों से परवीन को देखता है, फिर वह सोफे पर बैठकर पथराई आंखों से कुछ सोचने लगता है। तब प्रिया कमरे से निकलती है और चलते हुए नीरज के पास आती है। नीरज और प्रिया की नजरें मिलती है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा है। अचानक प्रिया एक जबरदस्त लाफा नीरज के कान के नीचे बजा देती है। नीरज का दिमाग झंझना जाता है, एकदम भनभना जाता है। वो कान के नीचे हाथ रखकर दर्द को भीतर ही भीतर सहने लगता है। प्रिया को कुछ नहीं बोलता है, वो जानता है कि इसमें मेरी ही खता है, मेरी ही गलती है। प्रिया किचन में चली जाती है। कुछ देर के बाद वह एक कप चाय लेकर आती है, टेबल पर रखती है, फिर नीरज के गालों को सहलाती है, देखती है, वहां उंगलियों के निशान पड़ चुके हैं। वो बोलती है, ज्यादा कस के लग गया। वो उसके गालों को चूमती है। जैसे ही प्रिया के होठ नीरज के गाल को टच करता है, नीरज के पूरे शरीर में बिजली दौड़ जाता है, एकदम वो हिल जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि नफरत और मोहब्बत का ये कौन सा खेल है। प्रिया मुझसे नफरत करती है या मोहब्बत करती है, उसे समझ में नहीं आ रहा है। फिर प्रिया बोलती है, चाय पियो। नीरज मना कर देता है, नहीं नहीं पीऊंगा। फिर बोलती है, पियो। वो फिर मना करता है, नहीं नहीं पीऊंगा। तो प्रिया खुद ही कप उठाकर उसके मुंह से लगा देती है। अरे जैसा बुज़दिल, कायर और स्वार्थी इंसान मैंने नहीं देखा। तब नीरज कहता है, मजबूरी थी। ऐसी कौन सी मजबूरी थी? क्या मजबूरी थी? प्रिया एकदम बिखर जाती है, चीढ़कर बोलती है, लोग अपनी पत्नी के लिए सारी दुनिया से लड़ जाते हैं, और तुम देखो, भगवान राम को देखो, सीता के लिए रावण के पूरे खानदान को खत्म कर दिया, पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया, और तुम
तुम अपनी नई नवेली दुल्हन को पहली रात में ही किसी गैर के हवाले कर दिए। अरे तुम नपुंसक हो तो शादी क्यों किया था? क्यों किया था शादी तुमने? तो प्रवीण डर जाता है, घबरा जाता है, तो बोलता है नपुंसक नहीं हूं मैं। नपुंसक नहीं हो तो क्या है ये सब? क्या है? शादी की ये पहली रात किसी लड़की के लिए कितना कीमती होता है पता है तुम्हें? वो अपने पति को सब कुछ समर्पित ही नहीं करती है, वो अपनी आत्मा को पति की आत्मा के साथ इस तरह के संबंध जोड़ती है जो जिंदगी भर साथ साथ चलता रहे। लेकिन तुमने वो संबंध जोड़ने से पहले ही तोड़ दिया। मेरा सारा सपना चकनाचूर कर दिया। प्रिया की आंखें आंसू से भर जाते, उसके चिकने गोरे गालों पर आंसू ढलने लगते। तभी प्रवीण की आवाज आती है, नीरज गेट खोलो। प्रिया अपने आंसू पूछती, कहती जाओ गेट खोल दो। नीरज भाग जाता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, नहीं खोलूंगा, चिल्लाने दो उसको। तो प्रिया बोलती, वो तुम्हारा दोस्त है? नहीं, वो मेरा दोस्त नहीं है, वो मेरा दुश्मन है। जी तो करता है कि उसको गोली मार दो। तो प्रिया बोलते, नहीं तुम उसे गोली नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि वो अब मेरा भी दोस्त है और मैं उसे किसी भी हाल में मरने नहीं दूंगी। वह इतना बोलकर बाहर गेट खोलने के लिए जाती है तो पीछे पीछे नीरज भी जाता है। कट। बस यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है और आगे की कहानी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे अनुरोध है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।